हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एक और नए टॉपिक के साथ, जहां आज हमने पढ़ना है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। सो बेसिकली इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। यही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने वहाँ पे डिस्कस करे थे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं? क्या हम सॉलिड को लिक्विड में या फिर गैस में? सिमिलरली क्या हम लिक्विड को सॉलिड में एंड लिक्विड को गैस में, एंड गैस को सॉलिड में या फिर गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब ये हमें पता कैसे चला कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं? सो देखो, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आपने देखा है वाटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। और वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं? सबसे पहले है आइस। आपने देखा है वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है? बर्फ़ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बर्फ़ क्या होती है? सॉलिड होती है। यानी कि आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। सेकंड जो फॉर्म है वो है वाटर, और वाटर क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड पानी तो सबने देखा ही है। एंड थर्ड इज वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या होते हैं? गैस होते हैं। सो जो वाटर है वो इन 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता था। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिला। क्या मिला? इंडिकेशन मिला कि हमारा जो मैटर है वो दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सॉलिड को हम लिक्विड भी बना सकते हैं या फिर सॉलिड को हम गैस भी बना सकते हैं। सिमिलरली लिक्विड को हम सॉलिड भी बना सकते हैं एंड लिक्विड को हम गैस भी बना सकते हैं, एंड गैस को हम सॉलिड बना सकते हैं या फिर लिक्विड बना सकते हैं। बट नाउ हमें देखना ये है कि हम कैसे ये इंटरकन्वर्जन्स कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के हेल्प से हम किस तरह से एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। What happens to matter when we heat it? यानी कि जब हम मैटर को हीट करेंगे। हीट करने का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करना। तो हमारे मैटर पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, हम वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड, यानी कि अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा? एज वी हीट सॉलिड्स, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे, the kinetic energy between the particles of solids increases, which decreases the force of attraction between them. जब भी आप किसी सॉलिड को हीट करोगे, मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज करेगी, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशंस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे और अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। स्लोली ड्यू टू हीट द पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। एंड धीरे धीरे क्या होगा? जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन्स अगर हमें सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसे हीट करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? The temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure.
वो टेम्परेचर जहाँ सॉलिड मेल्ट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो ये टर्म लिखी है ना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है ना, वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So for example, the melting point of ice is 273.15 Kelvin, यानी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273 डिग्री केल्विन। मीन्स जब हम आइस को हीट करेंगे, बर्फ़ को हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और जब उसका टेम्परेचर 273 हो जाएगा ना, तब वो बर्फ़ यानी कि आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, मतलब वाटर में। नेक्स्ट टर्म हम स्टडी करेंगे फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। यानी कि सिंपली जो प्रोसेस है ना ये, जहाँ पे एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, उसी प्रोसेस का क्या नाम होता है, फ्यूजन। इन द मेल्टिंग प्रोसेस वंस अ सॉलिड रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब कह रहे हैं कि जो ये मेल्टिंग का प्रोसेस है, उस मेल्टिंग के प्रोसेस का क्या नाम होता है, फ्यूजन। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, जब एक सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा आइस के केस में कितना था, 273.15 केल्विन। सो इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर, यानी कि फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर से। मान लो आपने एक बीकर लिया या कोई भी ग्लास लिया, उसमें हमने आइस को प्लेस कर दिया और हम उसे क्या कर रहे हैं, अब हीट कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना थर्मामीटर लगा देंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मामीटर पे रीडिंग भी इंक्रीज करेगी। अब हमने देखा कि थर्मामीटर पे रीडिंग इंक्रीज करते करते 273 डिग्री केल्विन आ गया, यानी कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आ गया। बट उसके बाद हम तो अभी भी उसको हीट कर रहे हैं, लेकिन अब टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं हो रहा। सो वेयर डज ऑल द हीट गो। तो ये जो हीट है, हम हीट तो कर रहे हैं, बट फिर भी थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये हीट कहाँ गई। The heat present in the solid at the time of melting is used by the particles to diminish the forces of attraction between each other. The heat energy is therefore considered hidden. तो क्या कह रहा है कि जो ये हीट अब हम उसे फर्दर दे रहे हैं ना, उससे टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा, बट जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो उसे यूज़ कर रहे हैं, किसमें, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें ओवरकम करने में। यानी कि जो दो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उसे कम करने के लिए अब वो हीट यूज़ कर रहे हैं। द हीट एनर्जी इज देयरफॉर कंसीडर्ड हिडन। अब इस हीट को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वो हिडन है, यानी कि वो छुपी हुई है। हीट तो हम दे रहे हैं बाहर से, पर टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, थर्मामीटर तो नहीं टेम्परेचर इंक्रीज दिख रहा हमें, तो यानी कि वो हीट कहीं ना कहीं तो जा रही है, बट हमें नज़र नहीं आ रही। वो क्या है, हिडन है। तो अब हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। तो ये जो हीट एनर्जी पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो यूज़ होती है हीट, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। सिंस द हीट इज हिडन देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट का क्या मतलब है, हिडन हीट है वो। तो जो हिडन हीट यूज़ होती है पार्टिकल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक है लेटेंट हीट और एक है फ्यूजन। तो पहले हमने देखा कि फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन का जो प्रोसेस है, जो ये मेल्टिंग का प्रोसेस है, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। और फिर हमने देखा लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट क्या होती है, जो हिडन हीट थी। तो इन दोनों को कंबाइन करके अब हमने बताना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है। So the amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point
इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? जो हमें हीट रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, at its melting point is known as latent heat of fusion. Next is atmospheric pressure. तो atmospheric pressure हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स के बारे में। सो ये हम कंटिन्यू करते हैं अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।